हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी बेहतर होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत के मैदानी भाग। आज की क्लास में हम लोग भूगोल को विशेष तरीके से पढ़ने वाले हैं। भारतीय भूगोल को हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं और भारतीय भूगोल में मैंने आपको भारत के परिचय को लेकर के सभी टॉपिक जो जितने भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने करा दिए हैं। आपने अगर वो सभी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी उन वीडियो को ज़रूर देख लें और जल्दी से आप सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे साथी नए हैं, जो भी विद्यार्थी नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, आज की जो क्लास है भारत के मैदानी भागों को हम समझेंगे मानचित्र में। बहुत अच्छे तो शानदार तरीके से इस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी आपको बिल्कुल हम बताएंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप हमारी क्लास में बस हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, कहा जाता है कि यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत को लिखा है। तो बिल्कुल आप किस्मत के भरोसे, भाग्य भरोसे मत बैठें और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। और जब मेहनत आपकी लगातार होगी तभी जो है उसका रिजल्ट कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और ऐसे नहीं पढ़ते हैं। जब आप 4 से 6 महीने कंटिन्यू पढ़ाई पर जो है 6 से 7 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके आपका रिजल्ट कुछ बेहतर हो पाएगा। तो हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है, भारत के मैदानी भागों को हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसको हम लोग आज देख लेते हैं। देखो, भारत में जो मैदानी भाग हैं इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड के ज़रिए से इसको पहले दिखा देता हूँ। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आप ज़रा सा इस चित्र को देखिएगा। इसमें आप ये देखिएगा, ये भारत के मैदानी भाग क्या हैं। देखो, ये माउंटेनियस एरिया होता है, इतना जो होता है ऊपर का, और पर्वतीय क्षेत्र जो होता है। और इसके बाद ये पर्वतीय क्षेत्र के बाद हम आते हैं तो यहाँ से ये माउंटेन्स आपके होते हैं जी, ग्रीन कलर जो दिख रहा है। इसके बाद ये जो नुकीला भाग है ना ऊपर, ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वत जो होते हैं ऊपर से नुकीले होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आ जाओ तो थोड़ा सा नीचे ये आते हैं हम, तो ये देखो, ये ऊपर का भाग जो है थोड़ा समतलीय होता है, ऊंचा समतल भाग, ये है प्लेट्यू यानी कि पठार है ये, ठीक है। ये पठारी भाग होते हैं। ये सब जो होते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब पठारी भाग हैं। अब एकदम नीचे हम आते हैं तो ये यहाँ पर मैदानी भाग हो जाता है, जलीय क्षेत्र हो जाते हैं, मैदान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र हैं, भारत में कौन कौन से मैदानी क्षेत्र हैं और उन मैदानी क्षेत्रों को हमें जो है आज की क्लास में समझना है, पढ़ना है। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं, मैदानी क्षेत्रों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, भारत के मैदानी भाग की हम बात करें तो भारत के मैदानी भाग में देखो सबसे पहले मध्यवर्ती मैदान आते हैं। अब जो मध्यवर्ती मैदान है ये नदियों के अवसाद से बने हैं। नदियों के अवसाद क्या है? नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहाते हुए चलती हैं और वो अवसाद जो है नदियों के किनारे किनारे जमा होता जाता है और वही जो है बाद में मैदान का रूप ले लेता है, जिसको हम मध्यवर्ती मैदान बुलाते हैं। फिर कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदानों को हमें पढ़ना है। तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उतने हिस्से में तटीय मैदान मिलते हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप ये छोटा सा मैप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है ये मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है। और इधर ये राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा, सतलज नदी का क्षेत्र हो जाएगा, यूपी में आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पश्चिम बंगाल तक, और इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र हो जाएगा। ये सब हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले ये पर्वत है और पर्वत पर ये ग्लेशियर है। जब कोई ग्लेशियर पिघलता है तो उस पिघलते हुए ग्लेशियर का पानी कुछ इस तरह से नीचे आएगा और जब ये पानी नीचे आता है तो नीचे आते वक्त फिर यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े कंकड़ बनते हैं यहाँ पर, ठीक, पर्वत के टूट के, और इनको हम बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर क्षेत्र, ठीक है। और भाबर क्षेत्र जो होता है, भाबर रीजन जो होता है, ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर नदी स्थल पर आती है और यहाँ पर रंध्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है तराई रीजन, तराई क्षेत्र, तरल आ जाता है यहाँ पर। और तराई क्षेत्र वो है जहाँ पर पानी का ठहराव रहता है, पानी रुका रहता है। और पानी रुका रहेगा तो सीधी सी बात, यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं और धान गन्ना की खेती भी जो है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होती है और मच्छर ज़्यादा होंगे तो बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगी,
ठीक है, क्योंकि मच्छर से ही आप सभी को पता है कि मलेरिया, डेंगू ये सब मच्छर से ही फैलता है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इस तराई क्षेत्र के आगे जो ऊंचा थोड़ा क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम भांगर क्षेत्र। अब ये क्या होती है, पुरानी मिट्टी होती है, इसमें कंकड़ होते हैं और इसकी जो फर्टाइल होती है, उर्वरता क्या होती है, इसकी जो है जो उर्वरता होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके बाद हम खादर क्षेत्र की बात करें, अगला जो क्षेत्र होता है खादर क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं नई मिट्टी, ठीक। और नई मिट्टी मिट्टी जो होती है इसकी उर्वरता क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर इसके बाद जाके जो है डेल्टा बनता है, यानी अवसादों का निक्षेप जमना शुरू हो जाता है। और यही जो अवसादों का जमना है, निक्षेप जहाँ पर होता है, इसी भाग को बोलते हैं हम डेल्टा। जैसे आपने विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर इंड जो होता है, किसी भी नदी का मुहाना यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये पर्वतीय मैदान, ये जो है हमें मैदान, भारत के जो भी प्लेन्स हैं, जो मैदान हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, तो आगे जो है यहाँ पर आते हैं। देखो सबसे पहला राजस्थान के मैदानी क्षेत्र को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है साथियों, ये उत्तर में पंजाब और हरियाणा तक जो है फैला हुआ है, दक्षिण में गुजरात तक फैला हुआ है और पूर्व में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राजस्थान का मैदानी क्षेत्र यहाँ तक विस्तृत है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पूर्वी राजस्थान होता है। अब जो पूर्वी राजस्थान होता है, यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है यहाँ पर, और ये उपजाऊ मिट्टी होती है। और इस उपजाऊ मिट्टी को रोही भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोही भी भूमि। और ये अनाज की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके बाद हम अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो जो अगला क्षेत्र होता है ये होता है पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान जो होता है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखो इसके पहले जो पूर्वी राजस्थान वो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र था, वो उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पर अनाज की खेती होती है। अब यहाँ पर ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मतलब सीधी सी बात, यहाँ पर जो है फसलों का उत्पादन बहुत कम होगा, ठीक है। फसलों का उत्पादन बहुत कम होगा, यहाँ कटीली झाड़ियाँ बस होती हैं एक तरह से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो आपका आता है सिंधु नदी के मैदानी भाग हम पढ़ेंगे। देखो जो सिंधु नदी का मैदानी भाग है, तो उत्तर भारत की मुख्य नदियों के बीच सबसे पहले देखो दोआब क्षेत्र क्या होता है। दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। खेती के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है। तो सिंधु नदी के मैदानी भाग को जब हम पढ़ते हैं, तो देखो उत्तर भारत में कई सारी नदियां हैं। सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं सिंध सागर मैदान बोलते हैं। झेलम और चिनाब के बीच में जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं चल दोआब। और इसके बाद चिनाब और रावी के बीच में जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं रचना दोआब। और इसके बाद रावी और व्यास के बीच में जो दोआब होता है उसको बोलते हैं बारी दोआब। और फिर इसके बाद व्यास और सतलज के बीच में जो दोआब होता है उसको बोलते हैं बिष्ट दोआब। तो पहले तो आपको एक तरीके से ये पांचों के पांचों दोआब अच्छे से ध्यान रख लेने हैं कि कौन सी दो नदियों के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र आता है। तो सिंध झेलम के बीच में जो है सिंधु झेलम के बीच में सिंध सागर, झेलम चिनाब के बीच में चल दोआब, चिनाब रावी के बीच में रचना, और रावी व्यास के बीच में बारी, और व्यास और बिष्ट के बीच में सतलज दोआब हो जाता है। तो इस तरह से अब गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र होता है, ये भारत के 26% भाग पर गंगा नदी का मैदानी भाग फैला हुआ है। उर्वरता बहुत ज़्यादा है, खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। जैसे ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचली गंगा मैदान। जो ऊपरी गंगा मैदान है, यहाँ पर दो मैदान आपको देखने हैं, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। जो रुहेलखंड का मैदान होता है ये रामगंगा नदी और गोमती के बीच में पड़ता है, और अवध का जो मैदान होता है ये गोमती नदी और घाघरा नदी के बीच में पड़ता है। तो इस तरह से ये ऊपरी गंगा मैदान हो जाता है, जो आपको बेहतर तरीके से याद रखना है कि अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि रुहेलखंड मैदान किन दो नदी क्षेत्रों के बीच में आता है, तो रामगंगा और गोमती नदी, या रामगंगा और गोमती नदी के बीच में कौन सा मैदान आता है, रुहेलखंड मैदान आता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो आपका प्रश्न आता है मध्य गंगा मैदान। जो मध्य गंगा मैदान होता है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान, दो भागों में डिवाइड करना है इसको, घाघरा और गंडक नदी के बीच में, और यहाँ सारण का मैदान गंडक और पुरानी गंडक के बीच में, और मिथिला का मैदान गंडक और कोसी के बीच में। तो इस तरह से एक तरीके से बस आपको एक बार इसको जो है पढ़ लेना है अच्छे से। अब निचली गंगा मैदान की हम बात करें, तो ये कोसी और महानंदा नदी के बीच में पड़ता है, और यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है।
तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं, तो अगला जो आता है तटीय मैदान, कोस्टल एरिया को हम पढ़ लेते हैं। अब देखो जो तटीय मैदान है इसको जरा सा आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको मैप के जरिए से बात करें तो ऐसा कुछ देखो यहाँ पर है। अब ये जो तटीय मैदान है यहाँ पर ये समुद्री इलाका है। अब ये समुद्र है, इधर आपको पता अरब सागर है और इधर ये बंगाल की खाड़ी है और ये पूरा का पूरा तटीय क्षेत्र पड़ जाता है और तटीय क्षेत्र जो पड़ जाता है ये पूरा तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है, अब इसको हमें पढ़ना है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे जरा समझ लेते हैं। तटीय मैदान सागरी तटों के अपरदन से बने हैं, सागरी तरंगों के अपरदन। अब सागर की तरंगें बहुत तेजी से आती हैं और जो है इससे मिट्टी का कटाव होता है, उससे मैदान बनते चले जाते हैं, मिट्टी बहा कर लाती है वो अपने साथ। तो इस तरह से ये अपरदन से बनते हैं तटीय मैदान, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान होता है और पूर्वी तटीय मैदान होता है। अब जो पश्चिमी तटीय मैदान लगभग इसकी 14 से 1600 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। और जो पूर्वी तटीय मैदान इसकी चौड़ाई 1200 से 1400 किलोमीटर तक है और लंबाई और चौड़ाई इसकी 100 से 120 किलोमीटर तक है। अब तटीय मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसको जरा हम देख लेते हैं। तो तटीय मैदान में हम आते हैं तो देखो, एक होता है कोकण तटीय मैदान जो गुजरात से गोवा तक है, कन्नड़ तटीय मैदान गोवा से मंगलौर तक है, मालाबार तटीय मैदान मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। इसके बाद उत्तरी सरकार तटीय मैदान उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक है, कोरोमंडल तटीय मैदान आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे कि जो मैदान है ये किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के बीच में आते हैं और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। तो आशा करते हैं जो आज की क्लास है आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। नोट्स आप जरूर बनाते चलें। देखो आपके एग्ज़ाम जो है जो भी होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन के लिए नोट्स होना। अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक, बार बार फिर आपको जो है ढूंढना पड़ता है। तो एक बार आप सारे सब्जेक्ट का नोट्स अच्छे से बना लें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको नोट करते चलें और इसके बाद फिर जो है आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पर जो है आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक रहती है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर से एक शानदार क्लास के साथ, शानदार वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। और जो भी साथी हमारे चैनल पर, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपका जो भी और अन्य साथी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।